चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन। आप लोग भी बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोगों ने याद रखिएगा गवर्नेंस एंड कंप्लायंस इसमें 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को बता रहा हूं ये बात। एंड अब हम लोग जो कि लास्ट पार्ट में डिस्कस करता है कंप्लायंसेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, वो बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब अगर वो सब हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम क्या करें कि वो उन सब चीजों से बचें, मतलब वो रिस्क अराइज नहीं हो, क्योंकि वो जानते हैं ना रिस्क पेनल्टीज के फॉर्म में बताया था, प्रोसिक्यूशन से ऑफ कोर्स जाएंगी, इंप्रिजनमेंट हो जाती है ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को, एंड रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। बहुत सारी एस्पेक्ट्स थे। आप पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकते हैं, और रेपुटेशन तो ऑफ कोर्स जब डैमेज हो जाएगा तो पब्लिक से कैसे फंड रेज करोगे। तो ये सारी एस्पेक्ट्स नहीं हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, ये वो टॉप रेपुटेड कंपनीज हैं जिनका इमेज है ना इंडिया में बहुत शानदार है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जब भी हो सकती हैं जब कोई भी कंपनी, याद रखिएगा, बेस्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रही होगी। वन मोर टाइम, बेस्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर रही होगी। और बेस्ट मैनेजमेंट कंप्लायंस प्रैक्टिसेस के लिए क्या करना जरूरी है, सोच के देखिएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर एक कंप्लायंस प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं आज की तारीख में अगर आपसे बात करूं, ये अकॉर्डिंग टू फरवरी 2022 का डेटा है, जहां पर टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एलएनसी, इंडस बैंक, सन फार्मास्यूटिकल, भारत पेट्रोलियम, टाइटन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो नंबर ऑफ कंपनीज, बट ये टॉप वो कंपनीज है जो बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर रही हैं। नाम कंपनीज के याद होने चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जी हाँ, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन प्रोग्राम की ना, आपके तो कमांड पे, आपके तो फिंगर्स पे होने चाहिए नेम्स ऐसी कंपनीज के बारे में। ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स यहां कोड किए हुए हैं। अब क्या होता है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं अपने कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए, याद रखिएगा, ऐसी कंपनीज को हायर करते हैं जो बेसिकली कंप्लायंस मैनेजमेंट सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड करती है। क्या करती है? कंप्लायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो अगर मैं आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से कहूं तो ये भी मेरे बच्चों को बहुत ऐसी कंपनीज हैं ऑफ कोर्स इंडिया में जो, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बात करें, ठीक है, हम दोनों बात पे कह सकते हैं, बट हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करें जो इंडिया में से टॉप मोस्ट फेमस फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो बेसिकली बेस्ट कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करवाती हैं। क्या होता है डिटेल में बताऊंगा, कैसे आप इसको डिजाइन करेंगे, ये भी डिस्कस करूंगा सेशन के अंदर, बट थोड़ा बहुत नॉलेज प्रैक्टिकल होना जरूरी है, ठीक है ना। ये बुक के साथ साथ थोड़ा पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बेस्ट कॉर्पोरेट कंप्लायंस गवर्नेंस ऑफ कोर्स कौन सी कंपनीज है जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कर रही हैं। ये पता होना चाहिए ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, ऐसी फर्म्स हैं जो आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। डेलॉइट है, ईवाई है, बेन एंड कंपनी है, केपीजीएमजी है, ठीक है, देयर नंबर ऑफ, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शोज लिख कर रहा हूँ ताकि आप इनके नेम से थोड़ा बहुत फैमिलियर हो। आई होप आई नो दैट वेरी वेल। हाँ, आई नो डेलॉइट बहुत फेमस है, बहुत से लोग जानते हैं, बट एक क्या नाम याद रखोगे, उसके अलावा याद नहीं रखोगे क्या? सो पता होना चाहिए, ठीक है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, डीएसएस प्लस है, ठीक है, मैस्टर है, नंबर ऑफ कंपनीज। बट व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ना इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम आज के टॉपिक को अपने से डिस्कस करेंगे। सो क्या कह रहे हैं, कंप्लायंस मैनेजमेंट की हम जब बात करते हैं तो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि वर्ड आ गया यहाँ पे रिस्क, क्योंकि हमने अभी तक डिस्कस किया है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। अब यहां बात करने वाले हम लोग कि कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत सारी चीजें होती हैं रिस्क कंपनी के अंदर, कई सारे तरीके का रिस्क, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क, नॉट ऑलवेज सबसे द कंपनी होता ही है, बट यहां जो रिस्क की बात हो रही है वो कौन सा रिस्क है? कंप्लायंस रिस्क। ये रट्टा मत मारना, समझना इस बात को, ठीक है। यहां जिस रिस्क की बात कर रहे हैं वो क्या है? कंप्लायंस रिस्क। और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले में समझना होगा जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, दो तरह की चीजें पढ़ाऊंगा यहाँ पे, बताऊंगा भी अच्छे से कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस कमिटमेंट दोनों क्या होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो जो कह रहा है कि जो आपके कंप्लायंसेस एक कंपनी को करने चाहिए वो एक विद इन टाइम फ्रेम में ही करे। अब टाइम फ्रेम कौन सा होगा? रेगुलेटरी टाइम फ्रेम। अपना मर्जी से होता तो क्या कहना होता है ना, तो रेगुलेटरी टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको उन्हें कंपाइल करना है। तो पहली जो लैंग्वेज है यहां पे क्या कह रहा है, मॉड्यूल में आइएगा, साथ में क्या कहता है, इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, वर्ड यूज कर रहा है मैनेजिंग, क्या कर रहा है बेटा? मैनेजिंग कॉर्पोरेट कंप्लायंस टू मीट द रेगुलेशंस within a workable time frame and budget. Workable time, याद देखिएगा, वर्ड यूज है वर्केबल टाइम फ्रेम एंड बजट। तो पहला आपको कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका है जो गिवन टाइम है, रेगुलेटर्स ने आपको बताया हुआ है उसके ही टाइम फ्रेम में आपको उसे कंप्लीट करना है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस।
कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव गवर्नेंस। देखिए याद रखिएगा, ये कह रहा है कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस डिसिप्लिन। कह रहा है ये इसी का ही एक पार्ट है, किस चीज का, कलेक्टिव गवर्नेंस। मतलब जब ऑल ओवर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, सिस्टम, लॉज, पॉलिसी, प्रोसीजर, जब इनकी बातें कर रहे होते हैं, मतलब एक ऑल ओवर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो मैंने भी एग्जांपल में आपको दिखाया, ये जो कंपनीज आपके सामने जिनका नेम है बेटा, क्यों नहीं है, जिन्होंने बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस करी हैं, इनको इसलिए अवार्ड किया गया है। तो जो बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए आपका हम बात करेंगे कैसे, उसके ही हम कहेंगे कि सर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम और डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। तो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ, बोलो मेरे साथ में, कंप्लायंस मींस ऑफ कोर्स मेरे साथ आप लोग भी बोलिएगा, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ कलेक्टिव गवर्नेंस, मतलब ऑल ओवर कंपनी जैसे लॉज एंड रेगुलेशन में गवर्न होगी। एंड क्या बोल रहा है, रिस्क मैनेजमेंट, बोलो रिस्क मैनेजमेंट, हाईलाइट कर लो डेफिनेशन को यहाँ पे, मॉड्यूल में हाईलाइट करो, देखो यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ व्हाट, कंप्लायंस इज पार्ट ऑफ कलेक्टिव गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस डिसिप्लिन। क्लियर हो रहा है, कंप्लायंस डिसिप्लिन। Now, three fields frequently overlap in the areas of incident management, internal auditing, and operational risk management, and compliance with the various regulations. अच्छा, क्या सर ये हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपली रीड करने के लिए जरूर कहूंगा। बाकी यहाँ पर देखो, जैसे एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, देखो ये ध्यान से देखना, ध्यान से आओ। Laws and regulations in different countries at national, state, local levels have made compliance more complicated. बात पकड़ मारा है। डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, चाइना जाएंगे बिजनेस करने तो वहां के लॉज आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, तो वहां के लॉज आपको देख रहे हैं, यूएस कर रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग देखो ना, आज टाटा स्टील ग्रुप है, ठीक है, टाटा के खुद के जितने भी, अब अगर टाटा सन्स की हम बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज के कंट्रोल में आ जाती है, तो नंबर ऑफ कंपनीज टाटा सन्स के ग्रुप कंट्रोल में आते हैं। टाटा सन्स बोल रहा है, याद रखना। तो इन दैट केस अब ये अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब जब ये अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है, अलग अलग लॉज हैं वहां के, उसके अकॉर्डिंग उसे कंप्लायंसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर आप देखें, चाहे वो कंट्रीज एट नेशनल लेवल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स हैव मेड कंप्लायंस मोर कॉम्प्लिकेटेड, देयरफॉर अ कल्चर मस्ट बी इंस्टिल्ड इन एंटरप्राइज टू एंश्योर मिनिमम स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड कंप्लायंस टू अदर कमिटमेंट्स सच एज सोशल। अब जैसे सोशल की बात करेंगे, आपकी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जैसे अगर मान लीजिएगा आपकी कंपनी अगर हॉस्पिटैलिटी में है तो उसके अकॉर्डिंग लॉस फॉलो करना पड़ेंगे, आपकी कंपनी अगर ऑटोमोबाइल्स में तो उसके अकॉर्डिंग है, आपकी कंपनी आईटी में तो उसके अपने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उसे फॉलो भी करना है। Client and consumer, etc. This call for a systematic approach towards a compliance management. Compliance management. All right. अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। As compliance risk continues to be a focal point for regulators, compliance officers. Focal point किसका रहेगा? अच्छा, किसी भी कंट्री में आज सोचने वाला बात है ना, लॉज है और वहां पे मनी, इकोनॉमी के अंदर मनी इन्वॉल्व होगा ही होगा, और हमें डर क्या है, ये जो एंटिटीज हैं कहीं इसका मिसयूज नहीं करें, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या होंगे, लॉज एंड रेगुलेशंस बनेंगे। रेगुलेशंस को एडमिनिस्ट्रेशन करने का ड्यूटी किसका होगा, रेगुलेटर्स का। रेगुलेटर जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसका रेगुलेटर वहां पे कौन चेक कर रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, उसका सेबी, ठीक है। अब सेबी क्या देखेगा, क्या वो लिस्टेड एंटिटी सेबी के बने हुए लॉज, ऑफ कोर्स सेबी एक्ट में बने हुए लॉज रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर कंप्लायंस जो कह रहे हैं, दिस कंप्लायंस दिस कंटिन्यूज टू बी अ फोकल पॉइंट for regulators. Compliance officers are encouraged to take steps to ensure that compliance this is adequately managed. Compliance this is adequately managed. Compliance risk, अभी रिस्क तो डिस्कस कर चुके हैं, बात पकड़ में आ रहा है, वो क्या करना है, उसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट एंश्योर दैट कंप्लायंस इज एडिक्वेटली मैनेज्ड। On a periodic basis, management should identify and assess the primary compliance risk issues applicable to business activities. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो कंपनी मान लीजिएगा लिस्टेड है और वो म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड यहाँ पे रखेगा, उसने लॉन्च किया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड के लिए उसे क्या क्या करना होगा, सेबी को अप्लाई करना होगा, इनिशिएट करने के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। ऑलराइट, सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि वो कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करना चाहता है, म्यूचुअल फंड की, तो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे, सेबी से लेना पड़ेगा। पीरियोडिकली उसको यहाँ पर डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेंगी, प्लस पब्लिक डिसएमिनेशन करना पड़ेगा। अगर उसने जो भी स्कीम इशू किया है, ओपन एंडेड किया है या क्लोज एंडेड किया, उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा क्लोज यूनिट्स के बारे में, ठीक है, कितना उसका नेट वैल्यू ऑफ फंड है, ठीक है, वो सारा डिटेल्स को देना पड़ेगा। सो ये सारा एस्पेक्ट्स क्या हो गया, कंप्लायंसेस। और वो कंप्लायंसेस, अच्छा जब म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस कर रहा है उसी पे तो अप्लाई होगा, ये सब पे हो जाएगा, लॉजिकल है ना। तो कह रहा है एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज including the related control mechanism utilized to identify measures, monitor, control the relevant risk as compliance challenges will only increase with the time। अब इंटरेस्टिंग लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, एक और देखो, वो कहता है कि मैनेज करने का तरीका क्या है, आइडेंटिफाई एंड असेस द प्राइमरी रिस्क कंप्लायंस इश्यूज एप्लीकेबल टू। तो फर्स्ट पहले क्या करेंगे आप, ये फाइंड आउट करेंगे कि इस म्यूचुअल फंड को इनिशिएट कर लिया आपने, मान लीजिएगा आपने बना लिया यूनिट, आई मीन फंड क्रिएट कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप यूनिट इशू करना चाहते हैं। तो आपका पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड क्या हो सकते हैं रिस्क, आइडेंटिफाई एंड असेस द प्राइमरी कंप्लायंस इश्यूज एप्लीकेबल टू बिजनेस एक्टिविटीज। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सहारा ग्रुप, क्या हुआ था, पब्लिक से फंड रेज किया बट कोई ऐसा स्कीम स्पेसिफाई नहीं किया विदाउट टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द सेबी, एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, क्या हुआ ना, सबको ज्यादा अच्छे से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तक गया, जेल जाना पड़ा, सारा का सारा स्कीम बंद करवा दिया गया, ऑर्डर किया गया रिफंड करो विद इंटरेस्ट, 40,000 करोड़ अराउंड अमाउंट था। तो सोचना वाला बात है ये, तो हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन से रिस्क हमारे पे कंप्लायंस एप्लीकेबल होंगे। तो आइडेंटिफाई एंड असेस द प्राइमरी कंप्लायंस, याद रखिए कीजिएगा, कंप्लायंस रिस्क इश्यूज एप्लीकेबल टू, ये पता लग गया। फिर क्या करेंगे हम, रिलेटेड कंट्रोल मैकेनिज्म, उसे कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द मेजर्स एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल रिलेवेंट रिस्क। अब जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल हमने यहाँ पे बात किया था म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड को बोला कि आपको पीरियोडिकली अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी सेबी को, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर में पब्लिक डिसएमिनेशन करना पड़ेगा इसके बारे में, नेट फंड आपका कितना है, मतलब नेट एसेट्स अमाउंट कितना आ गया है, जैसे हम बोलते हैं ना नेट एसेट्स वैल्यू NAV, वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये क्यों करनी पड़ेगी, मैंडेटरी भाई, ट्रांसपेरेंसी के लिए लॉज बने हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, फुलफिल कीजिएगा तो ये बताना पड़ेगा आपको। जो सर्टिफिकेट्स हैं यूनिट होल्डर्स, उनको यूनिट्स देना पड़ेगा, अगर आप कोई बेनिफिट्स अनाउंस करते हैं उनके लिए बताइएगा। ये सारा एस्पेक्ट्स कवर हो रहा है, तो यहां पर आपको देखना है, ठीक है। रिलेवेंट रिस्क एज कंप्लायंस चैलेंजेस विल ओनली इंक्रीज विद टाइम। क्या हो रहा है, चलिए अब यही काम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ध्यान से याद रखिएगा आप लोग भी, क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि एक बेस्ट, याद रखिएगा, कॉर्पोरेट कंप्लायंट कैंडिडेट क्रिएट हो सके। तो हमें रिस्क को याद देखिएगा मिटिगेट करना होगा, वो हम इससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पहले हम ये लेंगे स्टेप्स इन कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कहां पर कंप्लायंस रिस्क को मैनेज किया जाए, मैं समझ आ रहा है, मैनेज किया जाए। तो 4 स्टेप्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट एप्लीकेशन। हर एक इंडस्ट्री अपने एक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल अपने अकॉर्डिंग चलेगा, टेलीकम्युनिकेशन में टेलीकॉम ट्राई का बात मानेगा, इंश्योरेंस कंपनी IRDA का बात मानेगा, NBFC है तो बैंकिंग एक्विजिशंस की तरफ ध्यान देगा। सो ऐसे हर एक इंडस्ट्री अपने ऑब्लिगेशंस को समझेगा। तो पहला काम क्या, अंडरस्टैंड द कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री के कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और कंप्लायंस ऑब्लिगेशन पता लगेंगे, उसके लॉज क्या उस पर एप्लीकेबल है, रेगुलेशंस क्या एप्लीकेबल है, इंटरनल पॉलिसीज क्या बना रखी हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स। तो ये पता लगा आपको। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क इन्वॉल्व इन सच ऑब्लिगेशंस, कि अगर कब तक आपको फुलफिल करना, तो असेस द रिस्क एंड नाउ एड्रेस द कंप्लायंस रिस्क। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वहां पर रिस्क क्या है, देन यू नीड टू टेक एक्शन प्लान। कंप्लायंस मतलब एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लायंस को एक्शन प्लान लेना। एक्शन प्लान मतलब कि सब कैसे आपको ड्यूटी बनता है कि इसको नॉन कंप्लायंस को कंप्लायंस करना ही है, ठीक है। एंड लास्ट में फिर इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट कैसे करेंगे, टाइमली मेजर करना एंड मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना, ताकि ये कंप्लायंस रिस्क मैनेज हो सके। लाइए देखते हैं फटाफट से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बनता है। देखिए, अंडरस्टैंड the primary element to manage the compliance is to understand the compliance obligation in the light of strategic goals and objectives। देखो यहाँ पे कह रहा है in the light of
स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स है। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, कंपनी का प्लान है नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में रीस्ट्रक्चरिंग करना, या अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करना, या अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को बढ़ाना, ठीक है, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना। ये क्या होगा, इसका स्ट्रैटेजिक गोल्स, ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं, जैसे यहाँ पर कंपनी अपने ऑपरेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है, एक्सटेंड करना चाहती है, ठीक है। तो यहां पर हो गया स्ट्रैटेजिक गोल्स। अब जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं, एक कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाएगी, नई यूनिट्स स्टार्ट करेगी। सपोज वो केरला में बिजनेस कर रही है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस केरला में है, और वो अब यार सब एज्यूम कीजिएगा कि वो एक्सटेंशन में जा रही है, वो राजस्थान में या दिल्ली में एक नई यूनिट स्टार्ट करेगी। तो वो चाहती है कि आने वाले 5 साल के अंदर वो दिल्ली में अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कर सके अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट से। उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर रही है। तो ये क्या हो गया, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट हो गया 3 ईयर 5 ईयर का, ठीक है, 3 to 5 ईयर का, कि वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स स्टार्ट करेगी। उससे पहले अपने लिए याद रखिएगा साथ साथ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बनाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसके स्ट्रैटेजिक गोल्स हो गए जो उसे अचीव करने हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा आपके क्या होगा, ऑब्लिगेशंस होंगे। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका पहला ऑब्लिगेशन कैसे आइडेंटिफाई होगा कि आपको पहले ये पता होना चाहिए, आप जब ऊपर सीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सामने क्लियर है ना स्ट्रैटेजिक आपके गोल्स क्या हैं, कि आप पहले दिसंबर में अटैम्प्ट करेंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप ट्रेनिंग पे जाएंगे या पहले जाएंगे, जैसा भी आपका होगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे, तो प्लान तो करो। तो उसके बाद आप क्या डिसाइड करेंगे, आई सुनिए पहले, फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है आपको कंपनी ज्वाइन करना है, अपना फर्म स्टार्ट करना है, या आपको आगे और स्टडीज करनी है, जो भी। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स है ना आपके, उसी के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन स्टीम फ्रॉम, कैसे स्टार्ट होता है देखो, लॉज एंड रेगुलेशंस, फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, फिर क्या था इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स executed with the clients and other stakeholders। अब लॉजिकली है ये स्टीम फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा, लॉज एंड रेगुलेशंस। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपको लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है आपको, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो एक तो कॉमन लॉ होगा, सब पे अप्लाई होगा। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपने कंपनी बनाया है तो कंपनी से पे अप्लाई होगा। अब आपने किस नेचर का कंपनी बना, नेचर तो बना लिया, पर किस सेगमेंट में डील करता है। लेट्स एग्जांपल, आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDAI का क्या हो गया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर आपने लेटर ऑन चेक किया क्या, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। तो वो कंपनी ने इंटरनल पॉलिसीज का डिजाइन किए हैं, वो फर्स्ट बोर्ड के अप्रूव होती है ना, तो वो पॉलिसीज क्या है उसकी। एंड देन आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से भी क्या होगा, ऑब्लिगेशन राइज होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, हमको पहले पता लग गया हमारे ऑब्लिगेशंस, स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। अब एक इंश्योरेंस कंपनी है, वही तो उसी तरह के तो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर होगा ना जो उसके लिए अलाउड होंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है पर वो कर रही है, ट्रेडिंग का बिजनेस कर रही है, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में बिजनेस कर रही है, ऐसा थोड़ा ना करेगी। इन्वेस्टमेंट अलाउड है बट एज पर द रेगुलेशंस क्या हो रहा है, उसे क्लाइंट्स, उसे कस्टमर्स कौन होंगे, जो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं वही तो उससे कस्टमर्स होंगे, हाँ, या वो उससे कस्टमर्स कोई भी हो सकता है, नहीं। क्या हो रहा है ना, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्लिगेशंस इधर रिक्वायरमेंट्स, या छोटा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, समझने वाली चीज भी है। क्या था, कंप्लायंस बेसिकली 2 तरह से हो सकता है। कंप्लायंस होता क्या है, होता ही 2 तरह से है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और कंप्लायंस कमिटमेंट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है एप्लीकेबल विद द लॉज इन रेगुलेशंस, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। If you want to carry business of, you know what, in the form of company, if you want to carry business in the form of company, then you are required to compile with Companies Act, ठीक है। अच्छा, अब होता है compliance commitment। देखो 2 बातें समझना, जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट और कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स में वहां बात कर रहा हूं जहां पर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जीक्यूट करके ऑब्लिगेशंस अराइज हो रहे हैं तो उसे फुलफिल करने हैं। Obligations that an enterprise has no control over and termed as compliant requirements। कहता है compliance requirements पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनीज एक्ट में अगर आपको बोला गया है कि मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी में अगर होनी चाहिए सफिशिएंट, तो वो करनी ही होगी। मिनिमम बोर्ड मीटिंग अगर होना चाहिए ये बेटा मैं कम लोग होना पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता है ना, फिर ठीक है बेटा, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ना कि हमें सेशन को स्पेसिफिक रखना है, और बातें नहीं डिस्कस करूंगा। आइए कम टू द पॉइंट, बाद में पूछना, भी क्लास के बाद पूछ लेना।
हम एक्सपेक्टिंग एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो कंपनी लॉ पता होगा अच्छे से आपको। नाउ लिसन, सो कंपनी लॉ में अगर पता है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बोर्ड का, मिनिमम रिक्वायरमेंट बोर्ड मीटिंग का, या हम बात करेंगे आपको डिस्क्लोज ऑफ इंटरेस्ट का, तो ये सारी बातें तो आपको रखनी माननी पड़ेंगी, आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, तो यू हैव नो कंट्रोल ओवर सच रिक्वायरमेंट्स। फिर कहता है फॉर एग्जांपल वन रिजल्टिंग फ्रॉम न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कंपाइल विद सच रिक्वायरमेंट्स, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाइल अदर ऑब्लिगेशंस दैट एंटरप्राइज मे चूज टू अबाइड मतलब द कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना कंपनी का मर्जी है, लेकिन वंस कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ना, द company have to abide by such obligations। देखो फॉर एग्जाम्पल सर्टेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप समझ जैसे कंप्लायंस कमिटमेंट्स। अब कंप्लायंस कमिटमेंट्स यहाँ पे जैसे एग्जांपल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का, कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये सब क्या है? कंप्लायंस कमिटमेंट्स। आपने अगर IRDA के, भाई आप समझो इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो, कंपनी बनाया, तो कंपनी के आपको फर्स्ट कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी ना। अब आप चाहते हो इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हो, तो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आपको IRDA के जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बट अबाइड बाय क्यों कह रहे हैं? अगर आप इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स अभी थोड़ा ना कि आप जिंदगी में ताउम्र आपकी कंपनी बनाने के बाद में इंश्योरेंस का बिजनेस ही करते रहोगे, आप छोड़ भी सकते हैं। बट अगर आपने किया, देन ये आपके लिए क्या हो गया? यू हैव टू अबाइड बाय द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो दो तरीका, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंस कमिटमेंट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या? मैंडेटरी इन नेचर, यू हैव टू कंपाइल, ऑलराइट, जैसे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। बट हम बोलते कंप्लायंस कमिटमेंट, तो कंप्लायंस कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? कंपाइल विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और द कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी विद देयर क्लाइंट्स। इज इट क्लियर? नाउ here a mechanism to ensure compliance obligation are kept up to date must be established। अब ये जरूरी है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बीच में टोका था, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, मैंने ऑनलाइन मेरे टेस्ट सीरीज वाला स्टूडेंट को टोका था कि जो 2021 दिसंबर एग्जाम में एप्लीकेबल हो गया था अमेंडमेंट, मतलब वहीं से चेंज हो गया था, वो बच्चा आज भी, कुछ बच्चे वो आंसर लिख रहे हैं जो आज से 1 साल पहले ही अमेंड हो चुका, आपके एग्जाम में एप्लीकेबल हो चुका है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप नहीं कह रहे हैं, ठीक है, आप नहीं कह रहे बेटा, आपको कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप अप टू डेट नहीं है। अगर आप अप टू डेट नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स काट लेगा। ऐसी कंपनी अगर अप टू डेट नहीं होगा विद द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ना, तो यहां तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, पेनल्टी का टिकट कट जाएगा, पेनल्टीज लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, ठीक है। तो कहता है कीप अप टू डेट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड। एन एंटरप्राइज में चूज टू रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट टू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, बट फॉर द हायर एश्योरेंस इट में इंक्लूड्स कंप्लायंस कमिटमेंट्स टू। दोनों ही बातें साथ आएंगी। फिर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट से पूरा करना है, ठीक है भाई, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस पूरा कर रहे हैं, ठीक है भैया, लेकिन ये कहता है फॉर अ हायर एश्योरेंस इट इज आल्सो नेसेसरी कि कंप्लायंस कमिटमेंट को भी कंपनी पूरा करे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज assess risk. So once you have understood the obligation, now the next step is assess risk. Once compliance obligation is established, a compliance risk assessment exercise should be undertaken to identify. Now the point is to be noted: identify risks, causes, and the areas they impact and the consequences thereof. Identify the risk. Identify the risk. कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको याद रखिए। अब आइडेंटिफाई द रिस्क कंप्लायंस से रिलेटेड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपल ही बात है, आप क्या करते हो, जब एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं ना, फ्यूचर में करेंगे, तो कंप्लायंस से आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें आप ये समझ लेते हैं कि आपके कौन से कंप्लायंसेस के लिए आपके ड्यू डेट्स हैं और आपको उन ड्यू डेट्स में फुलफिल करना है, ठीक है, उनको पूरा करना होगा, उनमें कंप्लायंसेस करने होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द रिस्क, कॉजेस क्यों है? क्योंकि अगर कंपनी अवेयर नहीं है या लैक ऑफ स्टाफ है या लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, अगर ऐसा कहीं ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एग्जैक्टली कास्ट नहीं की हुई है, सारी एस्पेक्ट्स इशू हो सकते हैं। तो यू वी नीड टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द रिस्क, द कॉजेस ऑफ द सच रिस्क, कि ऐसा क्यों है, एंड लेटर ऑन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एरियाज दैट दे इंपैक्ट। एंड अब जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी ना, जैसे इमेजिन लाइसेंस ले रखा है मैन्युफैक्चरिंग का, और उसको रिन्यू कराना है एवरी ईयर। अब एवरी ईयर में ड्यूरेशन दे रखा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज से पहले आपको उसको कराना है रिन्यू। आप अगर रिन्यू कराए नहीं है, आपने उसको कंसीडर नहीं किया है, नोट नहीं किया हुआ है, जैसे आपने पॉपअप जनरेट नहीं किए हुए हैं और आपको बाद में ये पता नहीं लगता है, और आप विदाउट ऑथराइज्ड लाइसेंस जो कि एक्सपायर हो चुका है और आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कंटेनर्स, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लग जाता है। तो क्या करना है? आइडेंटिफाई द रिस्क, द कॉजेस, कि ऐसा क्यों हुआ, एंड उसका इंपैक्ट क्या होगा।
and the consequence thereof. Analysis to have better understanding of the risk should follow. Such analysis should be considered the factors affecting the consequences and likelihood of these consequences occurring as well as the control in place. Control in place how? Like internal control system आप create कर सकते हैं, उससे भी होगा, department wise control होगा. And after receiving an analysis of the level of risk involved, the compliance evaluation should be done to take appropriate decisions on treatment. And this exercise is not only a tool to accept the presence of risk but an effectively used to prioritize the treatment. भाई कौन सा कंप्लाइंस किस समय करना है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में आप उन्हें प्रायोरिटाइज करेंगे और देन उनका ट्रीटमेंट करेंगे. ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे उसको क्या करना है, उसको कंप्लाइंसेस करना है. एंड कंप्लाइंस दिस एनालाइज्ड एज अ लॉ शुड आल्सो बी monitored and subjected to a corrective action for timely precautions. 60 डेज एक्सपायर होने से पहले, हमारा एग्जांपल करें 60 डेज एक्सपायर होने से पहले आपको लाइसेंस रिन्यू कराना है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं. आप मान लीजिएगा आप अपना जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे लाइक हमने एग्जांपल लिया आरडीआईटीज का एग्जांपल है, म्यूचुअल फंड से एग्जांपल है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से एग्जांपल है. आप इसमें सर्टिफिकेट लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही करते हैं. आपका रजिस्ट्रेशन अभी ग्रांट नहीं हुआ, उससे पहले कर दोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट. या आप कोई एक्टिविटी स्विच कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सेबी से अथॉरिटीज लेनी पड़ेंगी. सारी एस्पेक्ट समझ में आ रहा है, करना पड़ेगा. एनीवेज ये क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो पहला आपने ऑब्लिगेशंस को समझा, दूसरा आपने असेस किया रिस्क, एंड थर्ड इज एड्रेस करना है. जैसे रिस्क आपको पता लग गया, देन यू नीड टू टेक एक्शन प्लान. एड्रेस द रिस्क का मतलब यहाँ पे क्या है? यू हैव टू टेक एक्शन प्लान. एड्रेस द ऑल कंप्लायंस रिस्क. एंटरप्राइज शुड एंश्योर, हाईलाइट कीजिएगा, एंश्योर एन इफेक्टिव एक्शन प्लान टू एड्रेस ऑल कंप्लायंस रिस्क, ऑल कंप्लायंस risk with a clear ownership. Clear ownership का मतलब the person who is statutory obliged to do so, जिसको करना पड़ेगा. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर, एमडी को क्या टास्क दिया हुआ है, कंप्लायंस ऑफिसर का टास्क क्या है, ठीक है, सीईओ का टास्क क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का टास्क क्या है, उसकी क्या ड्यूटीज बनती है यहाँ पे. तो कहता है ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर ऑनरशिप. कंप्लायंस ऑनरशिप का यहाँ पे क्लैरिटी करना चाहिए, किसका क्या रोल है. देन ऑनरशिप विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया कंपनी बेस्ट कंप्लायंस प्रैक्टिसेस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक करो, इंश्योर करो. अगर कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ में कंपाइल नहीं कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा. ऐसी हर किसी का ड्यूटी बनेगा. स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तुम्हारा ड्यूटी क्या है, ये भी ऑब्जर्व करना है. अकाउंटेबिलिटी, अपना पॉइंट्स बन के आएगा, कंप्लायंस, ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड द क्लोजर टाइमलाइंस, और कब तक कर देना है. Now, this can be driven with ease if enterprise ensure a documented compliance policy, objectives and process and procedures. और ये कब होगा पॉसिबल? जब कंपनी के पास एक रिटन पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेड मतलब एक रिटन पॉलिसी होना चाहिए कि इसका क्या ड्यूटी है और उसके क्या कैसे फॉलो किया जाएगा. तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा? कंप्लायंस पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स. क्लियर हो रहा है? जैसे अगर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर लिया गया है, अब यहाँ सीईओ जो है उसको डिस्कस करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में, ठीक है, या कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर पॉइंट होता है कंपनी का, तो वो सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ डिस्कस करेगा एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फाइनलाइज करेंगे. बात पकड़ में आ रहा है? ठीक है. कमेटी है, बोर्ड की कमेटी ने कोई डिसीजन लिया है जो कि बोर्ड ने उन्हें डेलीगेट किया. इन सर्टेन केसेस वो बोर्ड से ऑफकोर्स बोर्ड को रिकमेंड भी करते हैं, जैसे एनआरसी के अंदर होता है, एनआरसी रिकमेंड करती है अपॉइंटमेंट्स के बारे में. तो ये एस्पेक्ट्स, ये प्रोसीजर्स पूरा हम लोग का देखते हैं कंपनी की जो रिटन डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज होती हैं. नाउ द कंप्लायंस रिस्पांसिबिलिटीज मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड. अब कौन किसके लिए रिस्पांसिबल है ये क्लियरली होगा डॉक्यूमेंट पॉलिसी के अंदर. आइडेंटिफाइड, असाइन एंड एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शंस एट डिफरेंट लेवल्स. हर किसी के लिए आपको असाइन करना पड़ेगा. जैसे सीईओ का पावर है, उसका ड्यूटीज क्या होगा, एमडी का पावर एंड ड्यूटीज क्या होगा, ये डब्ल्यूटीडी डिपार्टमेंट वाइज तो उनका पावर और ड्यूटीज क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ड्यूटीज यहाँ पे क्या बनता है, कमिटीज को जो अथॉरिटीज दिया उनका ड्यूटी क्या बनता है, कंप्लायंस ऑफिसर अगर उसका ड्यूटी क्या बनता है. तो ये क्या होना चाहिए? क्लियरली जॉब डिस्क्रिप्शन असाइन होना चाहिए. To ensure risks are addressed effectively, management should ensure that all employees with the compliance obligation are competent. अब देखो समझो, आप मान लीजिएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपने एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है बट ही इज नॉट फैमिलियर विद द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. इन दैट केस व्हाट विल हैपन? वो करेगा भी नहीं कर पाएगा. तो कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए ना, जैसा कॉम्पिटेंट जो उसको अच्छे से स्टडी कर सके, जो बैलेंस शीट्स को, पीएनएल को स्टडी करना जानता हो, एनालिसिस करना जानता हो. तो ऐसा बंदा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा जो ऑडिट की डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ठीक है. एक आपने
या देखिएगा आपको कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस कराने हैं, इन दैट केस आपका एक वेल कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए एंड क्वालिफिकेशन बाय क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, बिल्कुल होता है, क्लियर। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। पीरियोडिक ट्रेनिंग कराइएगा। पीरियोडिक ट्रेनिंग क्यों जरूरत पड़ती है भाई? लॉज देखिए, कैन यू बिलीव दैट कि सोसाइटी स्टैटिक है? सोसाइटी स्टैटिक नहीं है ना, तो लॉज कैसे स्टैटिक हो सकते हैं? जब सोसाइटी बदलता रहता है तो लॉज भी चेंज होंगे, लॉज चेंज होंगे तो उसके साथ अपडेट होना जरूरी है। अपडेट होने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। आज भी कोई कंपनी से 1956 छोड़ना पड़ रहा है कंप्लायंसेस करने के लिए। ऑफ कोर्स वो बात अलग है, केसीडीज के लिए पढ़ते हैं, बट आपने समझना होगा ना कि आज के डेट में, अगर आप आज की एग्जिस्टिंग डेट में बात करें तो आपको कंपनीज एक्ट विद अमेंडमेंट्स चेक करने होते हैं कंप्लायंसेस के लिए, तो पीरियोडिक ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है। And awareness must be carried out, and like any other medium to communicate assigned responsibility should be explored. A continuous communication mechanism is required to ensure all employees understood the compliance and contributed to by the reporting risk. अब रिपोर्टिंग कैसे होगा? डिपार्टमेंट से होता है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्टिंग जैसे सीईओ को कर रहा है, एंड कंपनी सेक्रेटरी के साथ सीईओ डिस्कस करके क्या करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में। डिपार्टमेंट वाइज होता है, फिर सीईओ के साथ डिस्कस होता है, सीईओ कंपनी सेक्रेटरी एंड देन बोर्ड को रिपोर्ट करता है। तो ये क्या है? प्रोसीजर है, ठीक है। एंड डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। तो पॉइंट 4 समझ में आया? एड्रेस करना होगा। अब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या हमने देखा? एक्शन प्लान है। ये जब आपने रिस्क को एसेस कर लिया उसके बाद एक्शन प्लान लेना है। सो एड्रेस द all compliance to risk. Now last one is evaluate the performance. A mechanism to ensure measure. अब ऐसा एक तरीका होना चाहिए, ऐसी टेक्निक आप बनाइएगा जो मेजर करे और मॉनिटर करे the performance of compliance practices and its impact on strategic goals and objectives must be developed. तो कह रहा है मेजर एंड मॉनिटर, क्या कि जो आप कंप्लायंस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे स्टार्ट किया था, देखो जब आपने ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई किया था तभी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था क्या? स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब आप अगर बात करेंगे यहाँ पर जब इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को, तभी आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे मेजर एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस कंप्लायंस प्रैक्टिसेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी डेवलप्ड। डेवलपिंग कंप्लायंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज वन ऑफ द टूल। अब ये पता लगेगा ना तभी कि एक्चुअल डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लीजिएगा अगेन वही प्रॉब्लम है, रिस्क पैसिस्ट है, कंप्लायंसेस नॉन कंप्लायंसेस हो रहे हैं, तो फिर रिस्क कंप्लायंस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वर्क ही नहीं कर रहा है, इसलिए मॉनिटरिंग करेंगे। It can be as simple as a number of employees trained on a compliance practice to match your indicator as a risk of non-compliance and trends. Feedback from clients is also, one of the source to understand, the level of compliance in the organization. Stakeholders, supplier, vendor, employee, government agencies are a good source of data of a certain compliance performance. अब जब इन्हीं के साथ तो आपका देखो ना कम्युनिकेट होता है कंपनी का, है ना, तो इसी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप। बात पकड़ मारा है? इसी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि आपका लेवल ऑफ कंप्लायंस किस तरीके का है। तो फीडबैक किससे? क्लाइंट से है, कस्टमर से, सप्लायर से, वेंडर से, गवर्नमेंट से, एजेंसीज हैं, तो आपको पता लगता है कि अच्छा कि यहाँ नॉन कंप्लायंसेस नहीं है। अगर कस्टमर के ग्रीवेंसेस की बात की जाए, टाइमली ग्रीवेंसेस एड्रेस किया जाता है। सप्लायर्स की पेमेंट की बात की जाए, टाइमली अपने ऑब्लिगेशंस पूरे किए जाते हैं। गवर्नमेंट की फाइलिंग्स की बात है, टाइमली कंप्लायंसेस भी कर रही है। तो फीडबैक क्या बता रहा है कि हाँ कंपनी बेस्ट कंप्लायंस प्रैक्टिसेस कर रहा है। और एक कब पॉसिबल होगा? जब उसके अंदर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होगा। Now, good governance mechanism is the form of management's review, internal audits, periodical compliance reporting, give great insights on the performance of the compliance practices. तो क्या कहता है? A governance mechanism in the form of management review. Management review समझते हैं ना, डिपार्टमेंट वाइज होता है, देन उसका बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होता है। मिडिल मैनेजमेंट, देन द टॉप मैनेजमेंट डिस्कस करता है, तो टाइमली इसको रिव्यू किया जाता है डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस को मीटिंग के थ्रू। फिर कह रहा है इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट आई होप जानते हैं सब लोग। पीरियोडिकल कंप्लायंस रिपोर्टिंग, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्टिंग भी होगा, क्वार्टरली रिपोर्ट बेसिस पे होगा। कंपनी चाहे तो उसे याद रखेगा, फोर्टनाइटली भी कर सकती है, मंथली बेसिस पे भी कर सकती है। And give the great insight on the performance of the compliance practices. Now we have learned 4 important steps in respect of compliance risk management. I hope nobody having a kind of doubt, कोई query है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोग मुझसे ऑनलाइन याद रखिएगा 99 के व्हाट्सएप पे क्वेरी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में लोग डिस्कस करेंगे क्या कंप्लायंस
रिस्क के बारे में हम जो बात किए थे मैनेजमेंट के, अब नेक्स्ट में जाएंगे रिस्क मिटिगेशन। ये रिस्क मिटिगेशन भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बता दूं मैं आप लोगों को 8 to 10 मार्क्स के लिए कवर होता है यूजुअली, लेकिन अगर हम बहुत अगर सोच समझ के भी चलें फिर भी 5 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट इवन फॉर यू नो बट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर। आप लोग बैठो यार।